गुड मॉर्निंग बच्चों। तो डिस्कशन के इस सेशन में हम लोग आज करने जा रहे हैं फिलर के क्वेश्चन। और फिलर के क्वेश्चन 2 दिन होते हैं, पहले ही बता चुके थे। जितने भी चीज़ें होंगी सब 2 दिन होंगी। पहले दिन मॉडरेट लेवल का होगा, दूसरे दिन एडवांस लेवल का। पहले दिन मॉडरेट लेवल का, दूसरे दिन एडवांस लेवल का। तो फिलर आज मॉडरेट लेवल का है, कल एडवांस लेवल का होगा। और हाँ, एक चीज़ और बताएं, तो आप लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि आज का फिलर पूरा का पूरा वोकैब बेस्ड है। पूरा का पूरा, कहीं ग्रामर नहीं लग रही है, सबके सब वोकैब बेस्ड हैं। तो वोकैब ही वोकैब लग रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। आज के फिलर में वोकैब बहुत मिलेगी, चाहे तो कॉपी लेके बैठे रहो। पहला क्वेश्चन है, पीपुल ऑफ द ओल्ड जनरेशन मतलब क्या हुआ? पिछली पुरानी पीढ़ी के लोग, पुराने जनरेशन मतलब बूढ़े लोग। डैश ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। ओवर का मतलब कोई ऐसी वर्ब, एक बात ध्यान रखना, ये जो पीछे लगा होता है ओवर वगैरह या कोई प्रीपोजिशन, ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि हम इसके पहले जो वर्ड लगाएंगे उसके साथ ओवर लगना चाहिए, तभी लगा पाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा सेंस लीजिए। सेंस क्या है कि जब लोग आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे में अपने पिछले स्कूल डेज को क्या करता है? तो बूढ़ा आदमी अपने स्कूल डेज को क्या करेगा बताइए? पहला वर्ड है रिमेंबर करेगा, ठीक है, याद करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिमेंबर के बाद ओवर नहीं लगता। रिमेंबर ठीक तो है, याद करता है, लेकिन ये रिमेंबर के बाद ओवर नहीं लगता, नहीं लग पाएगा। रिमाइंड मतलब होता है किसी दूसरे को याद दिलाना। रिट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? रिटेलिएट करना, प्रतिक्रिया करना। किसी ने आपको मुंह चढ़ाया, आपने उसको एक थप्पड़ मार दिया, तो ये क्या होगा? आपका थप्पड़ उसको रिट्रीब्यूट हो गया। ट्रिब्यूट और रिट्रीब्यूट, ट्रिब्यूट क्या हुआ? उसने, ट्रिब्यूट वैसे अच्छा वर्ड है, श्रद्धांजलि देना, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए ना, आपने मतलब किसी को चिढ़ाने का ट्रिब्यूट दिया तो उसका रिट्रीब्यूट थप्पड़ होगा। तो अब समझ लीजिए ये प्रतिक्रिया है, ठीक है। अब एक ऑप्शन बचा रहेगा रिमिनिस। तो रेमिनिस्क का मतलब क्या होता है? बीते दिनों को याद करना। तो यही एक ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि रेमिनिस्क के बाद ओवर लग भी सकता है, ठीक है ना। यही एक वर्ड है जिसके बाद ओवर लगता हो, इनमें से और किसी के बाद ओवर नहीं लगता, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक्नोलॉजी कैन बी डैश एंड पीपुल सीम टू बी मोर अटैच्ड टू स्क्रीन्स देन एवर बिफोर। सिचुएशन देखिए, लोग क्या हो गए हैं? स्क्रीन से ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं, किसकी अपेक्षा? पहले की अपेक्षा। अब ये ध्यान रखिएगा कि इस समय लोग स्क्रीन से ज़्यादा चिपके रहते हैं पहले की अपेक्षा। तो फिर टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? एडिक्टिव, एडिक्टिव मतलब क्या हुआ? नशा। इन्फैचुएटेड, इन्फैचुएटेड का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड। और इनकरेजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, नेगेटिव। बहुत बार पूछा गया है सच्ची में ये वर्ड। और एनडीए सीडीएस में भी ये इनकरेजिबल वर्ड एनडीए सीडीएस में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इनकरेजिबल का मतलब हुआ है द मतलब वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। और कंटेजियस का मतलब क्या होता है? संक्रामक, जैसे कोरोना संक्रामक बीमारी है, ठीक है। तो अब बताइए कि टेक्नोलॉजी क्या हो गई है? टेक्नोलॉजी एक्साइटेड हो गई है कि संक्रामक हो गई है कि जिसे सुधारा नहीं जा सकता वो हो गई है, या फिर एक नशा हो गया है? तो आप लोग तो भली भांति जानते होंगे, देखा होगा सीढ़ियों पर बैठे लोगों को कौन कौन सा पबजी वबजी खेलते हुए। सुबह 7 बजे बैठे हैं, मुंह में ब्रश लेकर के, 11 बज जाता है, मुंह से ब्रश नहीं निकला होता है। तो वो ऐसे ऐसे, मतलब ये एक नशा है इस तरह का। बहुत से लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक का नशा चढ़ा रहता है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए अलार्म लगाएंगे तो वो अलार्म बंद कर देंगे, वो सुनाई नहीं देता था, लेकिन नोटिफिकेशन का की घंटी टिन से बजती है तो जाग जाते हैं गहरी नींद से भी। तो ये सब क्या है? ये एक नशा है बेटा। तो मोबाइल भी एक नशा है। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? एडिक्टिव होगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स। वो अलग अलग रोल परफॉर्म करती है वेरी कन्विंसिंगली, बहुत अच्छे ढंग से। तो सी इज वेरी कैसी एक्टर बताइए? अगर वो अलग अलग रोल्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेती है तो कैसी एक्टर होगी? वर्चुअस किसको कहते हैं? वर्चुअस का मतलब होता है गुणी, सद्गुणी, गुणवान। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ढेर सारे गुण हों। जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति सत्यवादी है, ईमानदार है, दानी है,
और विद्वान है और सबसे प्रेम करता है, सबसे सहानुभूति रखता है, मतलब तमाम सारे अच्छे अच्छे गुण भरे हैं किसी के अंदर, एक दो नहीं 10-20 गुण भरे हुए हैं। तो उस व्यक्ति को कहा कहा जाता है, वर्चुअस कहा जाता है। वोरेशियस क्या होता है? वोरेशियस का मतलब भुक्खड़, पेटू, ग्लटन, जो एक बार में 10-20 रोटियां खा जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वोरेशियस, पेटू। ठीक है, यूज कर सकते हैं आप लोग घर में, लेकिन ज़रा दूर होके यूज करिएगा। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा का धनी, मल्टी टैलेंटेड। वर्बोस का मतलब क्या होता है? एक लाइन की बात एक पैराग्राफ में कहने वाला, कोई बात छोटी सी है एक लाइन में बोली जा सकती है, उसके लिए आधे घंटे की भूमिका बनाएंगे। तो इस तरह के लोग वर्बोस होते हैं। तो यहाँ बात किसकी आ रही है? एक्टर की बात आ रही है। तो एक्टर क्या होगा? एक्टर वर्सेटाइल होगा। बहु अच्छा, दूसरी बात यहाँ लिखा डिफरेंट रोल करती है वो, तो डिफरेंट रोल करने के लिए क्या होगा? वर्सेटाइल वर्ड ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस, कौन? चार्ल्स डिकेंस वाज डिफरेंट, ठीक है, इन हिज स्टाइल, अपनी स्टाइल में बिल्कुल अलग थे। चार्ल्स डिकेंस प्रेमचंद की तरह के राइटर हैं, तो अपने राइटिंग फॉर्म में बिल्कुल और लोगों से डिफरेंट थे। मोस्ट ऑफ हिज कौन, ठीक है, यहाँ क्या लगाना है? अपने डैश लोगों से, विक्टोरियन इरा, जैसे हम लोगों में हिंदी में होता है ना, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और ये सब दुनिया भर के युग होते हैं। तो वैसे भी अंग्रेजी साहित्य में विक्टोरियन इरा है, तो विक्टोरियन इरा के थे ये चार्ल्स डिकेंस। तो विक्टोरियन युग के अपने तमाम डैश लोगों से अपनी स्टाइल में ये भिन्न थे। तो अब ये देखना है कि अपने यहाँ पर वर्ड कैसा, ऐसे वर्ड तो आ रहा है समकालीन, अपने समय के लोगों से। तो अब देखिए ऑप्शन क्या होगा? कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंट और एक कॉन्फिडेंट और होता है जिसमें यहाँ डी के बाद ई लगा होता है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ CONFID, उसके बाद क्या लगा है? ANT, और एक होता है ENT। तो दोनों में अंतर बताओ, ANT वाला कॉन्फिडेंट और ई वाला कॉन्फिडेंट। तो जो ई वाला कॉन्फिडेंट होता है वो क्या हुआ? आत्मविश्वास से भरा हुआ, जैसे कहते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, यानी कि उसको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। तो जब ANT लिखा होगा तो ANT क्या होता है? गोपनीय। अक्सर सुना होगा, कहते हैं कॉन्फिडेंशियल फाइल है। तो कॉन्फिडेंशियल फाइल मतलब गोपनीय फाइल है, बहुत राज रखने वाली बात है, किसी को बताने लायक नहीं है। और ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई दोस्त जिसको आप राज की बात बता सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड है। ठीक है ना? वैसे बहुत मुश्किल होता है इस ज़माने में कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड मिलना, लेकिन कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड अगर किसी के हों तो वो समझ लीजिए आदमी करोड़पति है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल का तो सेंस है नहीं बचा। क्रिटिक्स का मतलब क्या हुआ? आलोचक। और क्रोनीज का मतलब होता है चम। चम क्या होता है भाई? चम होता है लंगोटिया यार, मतलब बहुत पक्का दोस्त, जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस अपने समय के विक्टोरियन इरा के तमाम किससे अलग थे बताइए? कंटेम्पोरेरीज। कंटेम्पोरेरीज का मतलब क्या होता है? समकालीन, अपने समय के राइटरों से, अपने समय के समकालीन राइटरों से बिल्कुल डिफरेंट थे। सबसे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन क्या हुआ? ये कंटेम्पोरेरीज, पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कमेटी मेंबर्स वर इन डैश ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। ठीक है, डैश ओवर, देखिए किसके बाद ओवर लग सकता है? कमेटी मेंबर्स डैश ओवर बजट फॉर फंक्शन, फंक्शन के लिए जो बजट था उस पर डैश थे लोग। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। पहला लिखा है डिफरेंस, DIFFE, तो DIFFER मतलब जानते ही हो, अंतर होता है। ये तीसरा वाला जो डिफरेंस लिखा है, इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है बताइए? तीसरे वाले डिफरेंस का मतलब होता है टालना। टालना मतलब जैसे आज करे सो काल करे सो परसों। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आज कोई काम है तो कहेंगे अरे कल कर लेंगे, कल होगा तो कहेंगे अरे कल कर लेंगे, तो वो लोग डिफरेंस, इसी को क्या कहते हैं? टाल मटोल करना। ये वाला डिफरेंस क्या हो गया? अंतर होना। और ये वाला डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। ये वाला डिसेंट का मतलब क्या होता है बताइए? ये डिसेंडेंट्स कहे जाते हैं उनके, जैसे मैंने किसी राजा के वंशज हो गए, तो वंशज, आने वाली पीढ़ी, वंशजों को क्या कहा जाता है? डिसेंट। अच्छा एक चीज बताइए, इसी डिसेंट में टी की जगह डी लिखा होता तब क्या होता? तो जैसे होता है, मान लीजिए कहीं पहाड़ वहाड़ पे हैं, तो यहाँ से जब हम लोग उतरते हैं नीचे की ओर तो उसको कहा जाता है डिसेंड। डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, जिसको आप कहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग। तो असेंड ऊपर की ओर चढ़ना, डिसेंड मतलब नीचे की ओर उतरना। तो
डिसेंट होता है उतरना नीचे की, ये डिसेंट कब क्या हो जाएगा, वंशज, और डिसेंट होता तो नीचे की ओर उतरना, और डिसेंट क्या हो गया, असहमत होना। तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा सुटेबल बैठ रहा है, कौन सा वर्ड, यही डिसेंट का, असहमत होना, क्योंकि डिफरेंट और ये डिफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। असहमत मतलब कमेटी के मेंबर्स हैं, तो बजट पर जो बातचीत हो रही है उसमें वो असहमत नजर आ रहे होंगे, ऑप्शन क्या होगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ओल्ड मैन विश्ड टू डोनेट, बूढ़े आदमी ने इच्छा व्यक्त की कि वो डोनेट करेंगे, ऑल हिज डैश वेल्थ, वेल्थ धन डोनेट करेंगे, फॉर द उप्लिफ्टमेंट ऑफ डाउन टोडन। डाउन टोडन क्या हुआ, मतलब दबे कुचले लोग, बहुत जन के पास, मतलब अभावग्रस्त लोग हो गए। तो वो अपनी डैश वेल्थ को डोनेट करेंगे। तो इमेंस का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, ठीक है। इल्यूसिव का मतलब होता है भ्रम पैदा करने वाला, भ्रमात्मक। इंटेंस का मतलब जिसमें तीव्रता बहुत ज़्यादा, कहते हैं इंटेंस डिजायर, इंटेंस लव, बहुत तीव्र। और इमिनेंट का मतलब इम्पोर्टेंट, फेमस, बहुत प्रमुख। तो यहाँ धन के मामले में कौन सी चीज़ लगा सकते हैं बताइए। धन में इल्यूसिव लगाएंगे, भ्रमात्मक, भ्रमात्मक धन नहीं होता। इमिनेंट लगाएंगे, प्रमुख या फेमस नहीं। तो तीसरा क्या है, इंटेंस का मतलब तीव्र, ये भी नहीं। तो ये इमेंस का मतलब क्या हुआ, बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। तो ये लगा सकते हैं इमेंस, यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट नॉट वियरिंग अ सूट एंड टाई एट द वर्क प्लेस कुड क्रिएट अ बैड डैश ऑन क्लाइंट्स। मैनेजमेंट का कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर सूट टाई नहीं पहनते हैं तो क्लाइंट्स के ऊपर डैश प्रभाव पड़ता है। तो अब ध्यान रखिएगा, सूट टाई नहीं पहनेंगे पहनेंगे तो क्लाइंट्स के ऊपर कैसा, क्या बैड, क्या पड़ेगा, बैड इंप्रेशन पड़ेगा। ये तो सीधे सीधे देखने में आ रहा है। अच्छा और मीनिंग देख लेते हैं, बैड रिस्पॉन्स, तो कस्टमर पर रिस्पांस पड़ता है, नहीं, कस्टमर का रिस्पांस होता है, कस्टमर पर रिस्पांस पड़ता नहीं, कस्टमर पर इंप्रेशन पड़ता है। नोशन का मतलब क्या होता है, विचार या धारणा, तो ये होगा नहीं। आउटलुक का मतलब नजरिया, दृष्टिकोण, ये भी नहीं होगा। रिस्पांस भी नहीं होगा। होगा क्या आपका ऑप्शन, ऑप्शन होना चाहिए बैड इंप्रेशन, ठीक है। चलिए आपका 8वां क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट डैश ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कॉटन का क्या है, कॉटन का क्रिएटर, कॉटन क्रिएट नहीं की जाती भाई। हम कॉटन चीज़ें मिला के नहीं बनाते हैं, वो एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उससे उसका फूल होता है, वही निकाला जाता है। तो क्रिएट नहीं होता है। और कॉटन ग्रो नहीं किया जाता है, ग्रो तो वो पौधा किया जाता है। उस पौधे, जिसे हम कहें कि मैंगो का फल ग्रो थोड़े किया जाता है, तो मैंगो का पेड़ ग्रो किया जाएगा, मैंगो का फल नहीं। और जो कॉटन है वो क्या है, उसके फूल से निकलता है। तो फूल ग्रो नहीं किया जाता, फूल क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो कॉटन प्रोड्यूस किया जाएगा, वो सेकंड चीज हो जाती है। क्रिएट नहीं करेंगे हम, कॉटन को क्रिएट नहीं करते। और मैन्युफैक्चर भी फैक्ट्री में थोड़ा ही बनाया जाता है, वो पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो जो खेती से पौधे से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोड्यूस करना, उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो आया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में है, टैल्गो स्पेनिश कंपनी, जो टैल्गो है वो स्पेन की एक कंपनी है, इज वन ऑफ द मेजर डैश ऑफ इंटरसिटी स्टैंडर्ड और हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स, ठीक है। ये कंपनी है, वो इंटरसिटी स्टैंडर्ड और हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स का बहुत बड़ा क्या है बताइए। तो टाल्गो एक कंपनी है, कंपनी क्या होती है, मैन्युफैक्चरर होती है कि क्रिएटर होती है कि कंस्ट्रक्टर होती है कि बिल्डर होती है। ये कंस्ट्रक्टर और बिल्डर, ये तो किसके लिए लगते हैं, इमारतों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए लगते हैं। ये घर वगैरह के लिए लगता है, पुल वगैरह के लिए लगता है। तो ठीक है, तो दो चीज़ें तो नहीं लगेंगी, बिल्डर और कंस्ट्रक्टर, ये दोनों खत्म हो गए। आपका बच रहा है इन मैन्युफैक्चरर या क्रिएटर। तो अभी मैंने क्या कहा था, क्रिएटर तो क्या होता है, जीव जंतुओं को पैदा करना, जन्म देना, इनके लिए क्रिएट किया जाता है ना। तो विचारों के लिए लगता है, कोई कला वगैरह में क्रिएट वर्ड प्रयोग किया जाता है, या भगवान ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर यहाँ होगा, निर्माता कंपनी। ये ट्रेन निर्माता कंपनी है, तो ट्रेनें बनाती हैं, तो ट्रेनें बनाने के लिए फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है, उसके लिए मैन्युफैक्चर वर्ड यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब इन बातों को ध्यान में रखते हुए।
को संज्ञान में लेते हुए। तो इन द वीक ऑफ द प्रेजेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन, इस समय में जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में देख लीजिए, फोर्सेज हैव बीन डैश, तो फोर्सेस को, सेना को डैश कर दिया गया है कहाँ, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर, ठीक है ना, इमीडिएट एक्शन के लिए। तो क्रॉस बॉर्डर टेंशन को देखते हुए स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर फोर्सेस को क्या कर दिया गया है, डिपार्ट कर दिया गया है, डिपॉजिट कर दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है, या डिपोर्ट कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना। जैसे ट्रेन स्टेशन पे आती है तो उसका अराइवल और डिपार्चर होता है, तो डिपार्ट करना, प्रस्थान करना। सेना प्रस्थान नहीं की जाती है। डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, जमा कर देना, ये भी नहीं लगेगा, पैसा थोड़े है कि जमा कर दे रहे हैं। डिपोर्ट का मतलब क्या होता है, बोलिए। डिपोर्ट, तो डिपोर्ट का मतलब होता है किसी को निर्वासित कर देना, निकाल, हाँ ठीक है, निर्वासित कर देना, घर वगैरह से निकाल दिए। तो निर्वासित, सेना को निर्वासित नहीं किया जाएगा भाई। सेना वगैरह कहीं नियुक्त की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉय करना। अब तो कंप्यूटर, सॉरी, रोबोट वगैरह भी लगाए जाते हैं तो भी कहते हैं डिप्लॉय। कोई डिवाइस कहीं लगाई जाती है तब भी डिप्लॉय कर देते हैं। और मान लीजिए कहीं किसी चौराहे पे दंगा वंगा फैल गया, 2 गाड़ी पीएससी वहां पे तैनात की गई, तो तैनात करने के लिए स्पेशली, तैनात करने का वर्ड ही है ये डिप्लॉय। ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, अ पेंटिंग कंपटीशन वाज हेल्ड, ठीक है, एक चित्रकला की प्रतियोगिता हुई कॉलोनी में, और काव्या वाज डैश विनर, एज ऑफ 3 to 5 years, 3 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चों में काव्या को विनर क्या किया गया, बताइए। विनर पब्लिसाइज किया गया, विनर डिस्क्राइब किया गया, विनर डिक्लेयर किया गया, विनर सपोज किया जाता है। तो विनर डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। विनर प्रकाशित नहीं होता ना डिस्क्राइब होता है, विनर क्या होता है, विनर डिक्लेयर किया जाता है। कोई डाउट हो तो बताइएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आप अपने आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है द नेशनल वार मेमोरियल, मतलब ठीक है, राष्ट्र में एक वार मेमोरियल, मतलब जो शहीद हुए सैनिक हैं उनकी याद में एक वार मेमोरियल बनाया जाता है। डैश टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, हमारे सशस्त्र सेनाओं के लिए। तो वार मेमोरियल क्या है, इंस्क्राइब क्या होता है, इंस्क्राइब होता है जैसे पत्थर वगैरह पे हम लोग कोई चीज़ खोद खोद के, अक्सर आपने देखा होगा कहीं पिकनिक स्पॉट वगैरह पे, या जहाँ लोग घूमने उमने जाते हैं ऐतिहासिक इमारतों वगैरह पे, तो वहाँ कुछ लोगों के मतलब दिमाग में जो खुराफात होती है, तो दिमाग में जो भी खुराफात होती है वहाँ दीवारों पर क्या करेंगे, कुरेद कुरेद के लिख डालेंगे। इतना मेहनत किए होते अगर आंसर शीट में लिखने में तो पता नहीं क्या बन जाते। लेकिन वहाँ दीवारों पे कुरेद कुरेद के अपने मन की भड़ास निकाल देंगे। तो वो जो कुरेद कुरेद के लिखा करते हैं उसी को कहा जाता है इंस्क्राइब, ठीक है। और डेडिकेट मतलब होता है समर्पित होना, ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानित होना, डिवोटेड माने भी होता है समर्पित होना। लेकिन जब किसी इमारत वगैरह को या कोई किताब वगैरह किसी को समर्पित की जाती है तो वो डेडिकेट होता है, डिवोट नहीं होता, ठीक है ना। तो डिवोट होता है भक्त वगैरह। तो और जैसे होता है डेडिकेट होता है तो किताब वगैरह कोई रचना वगैरह। अरे भाई, विविध भारती पे पहले हम लोग गाना सुनते थे, तो अब लोगों के ज़माने में तो सब इस तरह के गाने बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं, तो हम लोगों के ज़माने में विविध भारती पर गाना सुना जाता था। तो उसमें एक कुछ पसंदीदा प्रोग्राम हुआ करते थे, तो उसमें होता था एक आदमी चिट्ठी लिख के बताता था कि हम ये गाना सुनना चाहते हैं। तो उसमें होता है कि ये गाना किसको डिवोटेड है, तो पापा को, मम्मी को, नाना को, दादा को ये डिवोट करते थे। कुछ लोग दोस्तों को डेडिकेट करते थे। तो ये सब चीज़ें डेडिकेट की जाती हैं, उनको समर्पित हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा, डेडिकेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ठीक है, क्रिश्चियंस के 2 ग्रुप हैं ये, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, इनका एक बड़ा लंबा इतिहास है, ऑफ डैश इन नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड में इनके इस चीज़ का बड़ा लंबा इतिहास है। किंतु वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज केम टुगेदर, मतलब साथ आए, टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ पीस, ठीक है ना, तो ये शांति का स्मारक बनाए। तो बहुत लंबे समय से किस चीज़ का इतिहास होगा इनके बीच में, बताइए। तो बहुत लंबे समय से किस चीज़ का इतिहास होगा इन सब के बीच। पहला वर्ड दिया है ट्रूस, का मतलब होता है युद्ध विराम। एग्रीमेंट क्या होता है, किसी बात पर समझौता। कंटेस्ट का मतलब तो समझ ही आ रहा है, कंटेस्ट क्या होता है, प्रतियोगिता। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो टकराव होता है। तो यहाँ पर हमें वर्ड क्या लगाना चाहिए था, बहुत लंबा इतिहास है, किस चीज़ का इतिहास होगा बताइए। युद्ध विराम का होगा या कन्फ्लिक्ट का इतिहास होगा, आप ही सोच कर बताइए। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में किस चीज़ का लंबा इतिहास होगा। और यहाँ पर सबसे बात ज़्यादा ध्यान रखने की क्या है,
बट के बाद यहाँ लिखा है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स आए दोनों ओर से, और उन्होंने शांति का स्मारक खड़ा किया। तो यहाँ बट लगा हुआ है, अगर यहाँ बट के बाद शांति स्थापित हो रही है तो बट के पहले क्या रहा होगा, झगड़ा रहा होगा। झगड़ा रहा होगा तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, चौथा, कन्फ्लिक्ट। ट्रूस तो युद्ध विराम होता है भाई, पहले से युद्ध विराम होता तो बाद में लोगों के आके शांति स्थापित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे भी कंजंक्शन दोनों के जोड़ने के लिए बट लगा, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। बट के बाद अगर पॉजिटिव है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, निगेटिव फीलिंग आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इन मेनी कंट्रीज द डैश इन पे फॉर मेन। तो बहुत सारे देशों में पे फॉर मेन और वुमेन इज क्वाइट कॉमन। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, वुमेन आर पेड 21% लेस एज कंपेयर टू मैन। तो इन्होंने कहा तुलना, उदाहरण के लिए जर्मनी में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 21% कम सैलरी दी जाती है सेम काम के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाहते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के पेमेंट में डिफरेंस है। तो हमें डिफरेंस का वर्ड लेना है। अनलाइकलीनेस का मतलब होता है असमानता। अच्छा, इक्विवेलेंस माने समानता, ये तो लगेगा नहीं। डिसएग्रीमेंट असहमति, असहमति नहीं है। डिस्पैरिटी मतलब भेदभाव। तो ठीक है, चलिए अब बताइए क्या लगेगा, अनलाइकलीनेस या डिस्पैरिटी। तो ज़्यादा सब बढ़िया क्या है इसमें, डिस्पैरिटी। बहुत से देशों में सैलरी में क्या है, डिस्पैरिटी है, भेदभाव है। ठीक है। और अनलाइकलीनेस क्यों लगेगा, अनलाइकलीनेस मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना कम होती है। लाइक माने होता है एक समान, लाइकली माने हो गया संभावना। अनलाइकलीनेस मतलब क्या होगा, जिसमें संभावना की कमी होती है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसलिए डिस्पैरिटी। आप डिस्पैरिटी लगाइए, चौथा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ रावण। एफिजी मतलब क्या हुआ, पुतला, रावण का पुतला जलाना दशहरा के दिन। डैश द बर्निंग ऑफ ऑल एविल्स, ये बुराइयों के जलने का प्रतीक है। मतलब दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाना बुराइयों को जलाने का प्रतीक है। तो ये प्रतीक के रूप में आप क्या लेंगे, एपिटमाइजेज या इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मतलब तीव्रता को बढ़ा देना भाई। इंटेंसिफाई होता है किसी चीज़ की तीव्रता को बढ़ा देना। और पर्सोनिफाइज का मतलब उसका मानवीकरण कर देना। सिंबोलाइजेज का मतलब होता है प्रतीकात्मक है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। बताइए क्या होगा, एपिटमाइज होगा या उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एपिटम किसको कहा जाता है, एपिटम तो हो जाता है प्रतीक, जैसे स्टैचू टाइप वगैरह में होता है तो उसको कहते हैं आप। और कोई कार्य जब किसी चीज़ का प्रतीक होता है तो उसको आप क्या कहेंगे, सिंबोलाइज करेंगे। तो दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाना बुराइयों को जलाने का सिंबोलाइज किया जाता है, उसका प्रतीकात्मक एक्सप्रेशन है, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो पुतला जलाना बुराइयों को जलाने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे सिंबोलाइजेज। ठीक है। एपिटम तो ऐसे कहा जाता है जैसे कोई कहे गांधी जी हिंदू सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं, तो ये प्रतीक माना जाना ये वाला हो जाता है एपिटमाइज। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहा जाता है कि देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि एक उम्मीद है कि बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट मतलब जंगल का अगर बेहतर मैनेजमेंट किया जाता है तो वेल हेल्प, मदद करेगा। किस काम में मदद करेगा, इस काम में मदद करेगा, ऑफ द वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन को डैश करने में। दैट इज मतलब जो कि है, कंस्टेंटली मतलब लगातार, फेसिंग थ्रेट। फेसिंग थ्रेट का मतलब क्या हुआ, विलुप्त होने का खतरा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी। तो बढ़ती हुई मानवीय गतिविधियों के नाते जो विलुप्त होने का खतरा जिनके ऊपर मंडरा रहा है, ऐसे वन्य जीवों को डैश करने में मदद मिलेगी अगर हम बेटर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट करते हैं तो विलुप्त प्राय जानवरों को क्या किया जाता है बताइए। सेल्वेशन का मतलब मुक्ति, जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तब। गार्डिंग का मतलब क्या हुआ, तो ये दरवाजे के बाहर खड़ा है कोई गार्डिंग करने के लिए, इसका मतलब कोई किसी पर अटैक ना कर दे, तो इसके लिए होता है। जबकि हम विलुप्त होने से बचाने के लिए गार्ड नहीं लगाएंगे। अब सुपरविजन का मतलब क्या होता है, सुपरविजन का मतलब जैसे 10 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, एक आदमी वहाँ पे खड़ा टहल के उनको देख रहा है कि ये गलत ना करें, तो यहाँ सुपरविजन भी लगेगा। क्या होगा ये, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दो वर्ड यूज किए जाते हैं। तो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षित करना, किसी का संरक्षण करना, विनाश होने से, विलुप्त होने से बचाना। तो वन्य जीवों के लिए तो वैसे भी स्पेशली कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन वर्ड यूज किया जाता है ना।
तो ठीक है, तो 16वीं का ऑप्शन क्या होगा, ये चौथा वाला। तो ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी। आइवरी क्या होता है, हाथी दांत। हाथी दांत आप समझ रहे होंगे, जो बड़े पुराने हाथी होते हैं उनके आगे जो बड़े बड़े लंबे लंबे दांत निकले होते हैं, उसको तोड़ करके लोग उससे बहुत कीमती चीज़ें बनाते हैं। और स्मगलर्स लोग हाथी दांत की स्मगलिंग भी करते हैं, बहुत कीमती होता है ये। तो बहुत से आइटम्स, हाथी दांत के बने हुए बहुत से आइटम्स वर डैश फ्रॉम अ डीलर। एंटीक्स, एंटीक्स मतलब पुरानी वस्तुओं का विक्रेता। तो एंटीक्स के डीलर, जैसे पुरानी वस्तुओं के एक डीलर से हाथी दांत की बनी हुई बहुत सारी चीजें क्या की गई, पकड़ी गई, बस यही तो मतलब है। और कस्टम्स अथॉरिटीज का मतलब क्या हुआ, सीमा पे जो, बॉर्डर पे जो अधिकारी होते हैं जी, क्या कहते हैं उन्हें, कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं। तो कस्टम्स ऑफिसर्स ने ये पकड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो अब ये पकड़ा है ना उस हाथी दांत के सामान को, तो पकड़ने के लिए क्या लगेगा, जब्त करने के लिए कन्फिस्केट। कन्फिस्केट लगता है, और एक वर्ड लगता है सीज। सीज किया, कन्फिस्केट किया, SEIZE। तो जब कोई चीज़ कहीं जब्त की जाती है, तो जब्त करने के लिए केवल दो वर्ड हैं, एक ये कन्फिस्केट है और एक ये सीज है, दो ऑप्शन लगते हैं। अप्रोप्रिएटेड तो मतलब ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। और एनेक्स्ड एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, एनेक्स्ड। एनेक्स्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है हड़प लेना, असर्प कर लेना। ठीक है, एनेक्स्ड का मतलब क्या हुआ, USURP। ये असर्प होता है, जैसे कोई किसी से राज्य वगैरह हड़प लेता है। जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी से राज्य हड़प लिया था, तो उसे होता है अनेक्स्ट करना, असर्प करना। और हाईजैक क्या होता है, हाईजैक तो जैसे प्लेन हाईजैक हो जाता है, ट्रेन, अभी तो ट्रेन नहीं, ट्रेन हाईजैक हो जाए, बस हाईजैक हो जाए, तो अपहरण हो जाता है, उसको हाईजैक यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल क्या था, कन्फिस्केटेड यानी कि सीज्ड। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स, ठीक है, बहुत से अधिक संख्या में इंडियन गुड्स फेस अ डैश कंपटीशन। अब यहाँ कंपटीशन की विशेषता लगानी है, कैसा कंपटीशन महसूस कर रहे हैं फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म ऑफ प्राइस एंड लुक्स। तो देखने में और प्राइस में चाइनीज सामानों से किस चीज़ का कैसा कंपटीशन हो रहा है इंडिया की गुड्स का। मतलब ये हुआ कि मार्केट में भारतीय वस्तुओं और चाइनीज वस्तुओं को की कीमत को लेकर के बड़ा मतलब बड़ा कड़ा कंपटीशन है। तो बहुत कड़ा, बड़ा भयानक, भीषण कंपटीशन है। तो एंग्री कंपटीशन तो होगा नहीं, और पावरफुल कंपटीशन और बोल्ड कंपटीशन। भैया देखिए, ये पावरफुल कब लगता, अगर का यहाँ पर कंपटीशन की जगह कंपटीटर होता। बोल्ड तब लगता जब कंपटीटर होगा, क्योंकि पावरफुल और बोल्ड के बाद क्या लगना चाहिए, कोई पर्सन। कंपटीशन जो कंपटीटर है वो होता तो पावरफुल होता, बोल्ड होता। तो ये तो कंपटीशन है ना, कंपटीशन पावरफुल और बोल्ड नहीं होगा। और एंग्री कंपटीशन होता नहीं, तब क्या होगा, फियर्स। फियर्स का मतलब कड़ा मुकाबला, भयानक मुकाबला, एकदम टक्कर कांटे का मुकाबला। ठीक है, तो चलिए 19वें नंबर पे आते हैं। और 19वें नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइंटिस्ट्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं वो आर डैश क्या कर रहे हैं, भाई साइंटिस्ट हैं तो अंदाजा लग रहा होगा कि क्या कर रहे होंगे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे होंगे। क्या चीज दिख कर रहे हैं कि हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी, कि पौधे हमें सस्टेनेबल एनर्जी कैसे दे सकते हैं। तो ठीक है, तो विषय है कि पौधे हमें सस्टेनेबल एनर्जी कैसे दे सकते हैं, और जगह है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और ये काम कर कौन रहा है, साइंटिस्ट। और यहाँ हमें लिखना है काम। तो ये लोग क्या काम कर रहे हैं, लुकिंग का मतलब देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब क्या हुआ, पता लगा रहे हैं, स्क्रूटनाइजिंग बारीकी से जांच कर रहे हैं। तो ये स्क्रूटनाइजिंग यहाँ नहीं लगेगा, क्यों, ये तब होता है जब हिसाब किताब में कोई चूक हो जाने की संभावना हो, तो उसको दोबारा किया जाता है, तो वो स्क्रूटनाइज होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में नंबर आपको लगता है कि हमने ज़्यादा लिखा था और हमारे नंबर कम हैं, तो आप स्क्रूटनी कराते हैं, तो वही वाला है स्क्रूटनाइजिंग। इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कहीं पे पड़ी हुई है, उसको ढूंढ रहे हैं। मान लो कहीं मर्डर वगैरह हो गया, तो मर्डर के सुराग वगैरह ढूंढते हैं, हथियार वगैरह, यहाँ क्लू वगैरह, एविडेंस वगैरह ढूंढते हैं, तो वो इंस्पेक्शन होता है। अब इन्वेस्टिगेशन होता है, ये कब होता है, जब ऑब्जर्व किया जाता है। तो सस्टेनेबल पौधे हमें सस्टेनेबल एनर्जी कैसे दे सकते हैं, इस बात का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इंस्पेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो लुकिंग और स्क्रूटिनाइजिंग का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर्गूड दैट, राज्य सरकार ने ये बहस, आर्गू ये तर्क दिया है,
कि इट कुड नॉट डैश द इंक्रीज इन टीचर्स सैलरीज एज अवार्डेड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी जाए और राज्य सरकार ने ये तर्क दिया कि हम कोर्ट के द्वारा बढ़ाई गई टीचर्स की सैलरी को डैश नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? स्टैंड नहीं कर पाएंगे, स्पेयर नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, गेट नहीं कर पाएंगे। आप सीधे से जानते हैं ना कि खर्चा उठाने के लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? अफोर्ड। तो टीचर्स की बढ़ी हुई सैलरी को राज्य ने कहा हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई डाउट हो तो फिर आप पूछिएगा, बताएंगे। तो कल देखिए कुछ और लेकर के मिलते हैं, देखिए क्या क्या किया जाता है। अभी तो बनाया नहीं है, बना लेंगे तो फिर देखा जाएगा। आपके सामने जब आएगा तो आप खुद ही जान जाएंगे कि कल क्या लेके आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर आप लोग इसी तरह डिस्कशन करते